हाल के वर्षों में हमने कई बार ये सुना है कि राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा। शुक्रवार को इसका एक जीवंत जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। आपको याद होगा कि 25 जुलाई को झालावाड़ के पिपलोदी में एक जर्जर सरकारी स्कूल ढह गई थी। इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई थी। ये मामला काफी दुखद था और हम सभी को इस मामले का दुख भी है। लेकिन ये मामला आज एक बार फिर ताजा हुआ है। खुद को नेता कहने वाला एक शख्स इस मामले को उठाता है, बच्चों की मौत पर राजनीति करने के लिए राजधानी जयपुर में आता है, जगह चुनता है शहीद स्मारक। और इसके बाद क्या हुआ, इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे मेरे मित्र संजय मून के साथ। संजय, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो संजय, आज जो हमने देखा, ये राजनीति का कौन सा चेहरा है कि बच्चों की मौत पर नरेश मीणा जिस हिसाब से नौटंकी करने आज जयपुर में आए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, आज सबसे पहले मुझे ये लगता है कि हमें ये एक वीडियो है, ये वीडियो हम सबको देख लेना चाहिए। इस वीडियो के बाद में हम आगे की बात करेंगे। झालावाड़ हादसे में जो सरकार ने महोदय के तौर पर बकरियां दी है, वो उन बकरियों को भी साइड में हो जाए। एक बकरी को जेवढे पकडले मेरा भाई। इस वीडियो में आप सभी ने देख लिया होगा कि किस तरह से ये लोग, जो बकरियां इनको दी गई थी, उन लोगों को आजीविका का साधन उनको जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध करवाया गया था। उस आजीविका के साधन को मजाक बनाने के लिए आज नरेश मीणा उनको लेकर जयपुर आ गए और ये राजनीति का सबसे घृणित चेहरा आज उन्होंने अपना दिखाया। मैं आपको गिनवाता हूं। सबसे पहले एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारने का मामला, उसके बाद में समरावता गांव में अपने ही समाज के लोगों के घर जलवाना, पुलिस कर्मियों के ऊपर उनकी जान को सांसद में डालना, ग्रामवासियों की जान सांसद में डालना, पिपलोदी घटना, पिपलोदी हादसे के अंदर एम्बुलेंस का रास्ता रोकना, वहां जिस गेट से एम्बुलेंस एंटर कर रही थी, अंदर आ रही थी, वहां ये लोग धरने पर बैठे थे। प्रशासन ने किसी उसके लिए आपसी रंजिश के लिए नहीं इनको गिरफ्तार किया। और आज ये इस उन बच्चों की लाशों के ऊपर किस प्रकार से अट्टहास कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दुखद है। राजस्थान की जनता के सामने आज इन्होंने अपना असली रंग जो था, अब तक भी इनके पीछे युवा खड़े थे और मैं स्वयं भी इनका समर्थक हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, ये एक उभरते हुए नेता की पहचान होती है कि उसके अंदर संघर्ष हो, उसके अंदर जोश हो। लेकिन आज इन्होंने जो किया, ये अपने ऐसे मानिए कि अपनी राजनीति के ताबूत में आज ही आके की ठोकरी, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। राजस्थान की जनता को भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सबको इस चीज की कड़ी निंदा करनी चाहिए और इनको, मेरी तरफ से तो इनके ऊपर लानत है। संजय, इस मामले को आप किस रूप में देखते हैं कि जो हादसा हुआ, इसके बाद राज्य सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए? आपके ऑब्जर्वेशन से आप बताइए कि सरकार ने कितनी संवेदनशीलता दिखाई, और ऐसे लोग जो दुष्प्रचार फैला रहे हैं सरकार के खिलाफ केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तो क्या ये लोग सही हैं जो सरकार के खिलाफ जिस प्रकार के दुष्प्रचार फैला रहे हैं? तो सरकार के कदम से आप कितने संतुष्ट है, ये जो हादसा हुआ था पुटौदी वाला? सर, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हादसे की। जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये साफ है कि ये स्कूल पिछले 4 वर्षों से इसकी छत है वो चू रही थी, उसके अंदर से पानी लगातार गिर रहा। बिल्कुल। शिक्षकों ने और वहां के उन अधिकारियों ने इस चीज की अनदेखी करी, वहां के नेताओं ने इस चीज की अनदेखी करी। थोड़ा एक्सट्रीम जाते हुए मैं ये भी कहूंगा कि वहां अपने बच्चों को भेजने वाले परिजनों ने भी
इस चीज का उनको होना चाहिए था कि उनके गांव के सरपंच की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके गांव का स्कूल किस प्रकार की उसकी जो इमारत है वैसी है। उसके बाद हादसे का दुख हम सबको है। उसके बाद सरकार की संवेदना की जब हम बात करें, सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ही समग्र शिक्षा अभियान के तहत पूरे राजस्थान को ऑडिट करवाया और समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों की मरम्मत के लिए पैसे दे दिए, जारी कर दिए गए। परिजनों को 5-5 लाख रुपए की एफडी, 1-1 लाख रुपए नगद। साथ ही में जिला प्रशासन द्वारा, जो कि परिजन आदिवासी समुदाय से हैं, वो पशुपालन अच्छे से जानते हैं और उन्हें पता है कि वो किस प्रकार उनसे अपनी आजीविका चला सकते हैं। उसके लिए उनको 5-5 बकरियां, 1-1 बकरा दिया गया ताकि वो उस पशुपालन से अपनी आजीविका का साधन आगे बढ़ाते जाए और किसी भी प्रकार से उनके दुख कम हो सके। बिल्कुल सरकार का ये समुचित प्रयास रहा। सरकार के लोग भी वहां पहुंचे, प्रशासन भी पहुंचा, पक्ष विपक्ष समेत तमाम लोग वहां पहुंचे, राजनीति करने वाले लोग भी पहुंचे, बिना राजनीति के लोग भी पहुंचे। शायद किसी ने मलहम का काम किया हो, शायद किसी ने अपनी राजनीति रोटी वहां सीखी हो, लेकिन इन सब के ऊपर उसी दिन, क्योंकि उस हादसे से कुछ दिन पहले ही नरेश मीणा जेल से बाहर आए थे, इन्होंने अपनी एक राजनीतिक यात्रा शुरू करी थी। अच्छा खासा उसके अंदर जनसमर्थन भी था। ये सड़कों पर लगातार चलते जा रहे हैं। उस दिन ये अस्पताल पर पहुंचते हैं और संवेदना की सारी हदें पार करते हुए ये वहां गेट के सामने धरने पर बैठ जाते हैं। इसके बीच की भी मैं आपको एक घटना बताता हूं। संवेदना की जैसे ये बात करते हैं, आज उन्होंने राजनीति करी, ये महज राजनीति इन्होंने आज नहीं की, ये राजनीति इनके और इनके कांग्रेसी समर्थकों ने उस दिन भी करी जिस दिन बांसवाड़ा सांसद जो हमारे हैं रोथ जी, राजकुमार रोथ, वो वहां पहुंचे और उन्होंने वहां एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उनके ऊपर वहां को जूते फेंके गए, उन्हीं के समाज के लोग, क्योंकि मृतकों में भील जनजाति के बच्चे थे और वो वहां पहुंचे थे। वो इस बात को बताने के लिए आए थे। बाप पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे, लेकिन इन लोगों के द्वारा कि यहाँ इनकी राजनीति नहीं चलनी चाहिए, जो बांसवाड़ा भीलवाड़ा का जो घर का क्षेत्र है वहां के लोग इधर नहीं है, वो हम आदिवासी अलग है, वो आदिवासी अलग है। तो संवेदना की प्रकाष्ठा तो ये पहले ही पार कर चुके थे और आज इनका घिनौना रूप उस समय सामने आ गया जब ये नरेश मीणा, इनके समर्थक, साथ में राजेंद्र बुड्ढा, ये सब वहां अट्टहास करते हुए नजर आए। वीडियो में सर आप साफ देखेंगे, बिल्कुल बच्चों की प्रतिमाएं पीछे की तरफ रखी हुई हैं। उन प्रतिमाओं को, उन फोटोओं को छोड़ दिया गया है और लोग वहां जूते लेकर मसंद मंगाए गए हैं। गद्दे तो हैं, सफेद रंग के गद्दे मंगाए गए हैं, साथ ही में मसंद मंगाए गए हैं और उनके पास ही में उन बच्चों की प्रतिमाएं रखकर उन बच्चों की प्रतिमाओं को अपमानित किया गया। बिल्कुल इस सारे मामले में परिजन कहाँ है? संवेदना तो इनकी मर चुकी है। हाँ संजय, इसी के अगले पहलू पे आते हैं कि ये नरेश मीणा की राजनीति किस तरह की है। ये खुद को बताते हैं कि मैं तो समाज के लिए काम करता हूँ, लोगों के कल्याण के लिए काम करता हूँ, समाज की आवाज उठाता हूँ, आप में से ही निकला एक बेटा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये कि समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? सीधा सीधा इनका मकसद यही है कि मैं कैसे भी राजनीति में स्थापित हो जाऊं और अपने आप मलाई खाऊं, मजे लूटूं और अपनी गुंडागर्दी को जारी रखूं। बिल्कुल इनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, ये चलिए आपराधिक प्रवृत्ति का, क्योंकि राजनेताओं के अंदर या छात्र राजनीति में आपके ऊपर केस लगते हैं, सभी के ऊपर लगते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इनके ऊपर जो आपराधिक मामले दर्ज है, अगर मैं उनकी फहरिस्त गिनवाने बैठूं तो हमें आधा 1 घंटा लग जाएगा। इनके ऊपर लगभग 25 के लगभग मामले दर्ज। बिल्कुल उनके अंदर मारपीट, हमला करना, भड़काना लोगों को, साथ ही में चोरी और जुए के संचालन के आरोप भी है। आप स्वयं सोच के देखिए, 2005 में इनके ऊपर चोरी का आरोप है। चाहिए चोरी का आरोप एक अलग हो गया, लेकिन जुए का संचालन, उसके आरोप भी इनके ऊपर है। तो इनका बैकग्राउंड तो कुछ वैसा है। बिल्कुल उसके बाद से जब देखे, ये एक इन्होंने पार्टियों में कुछ कोशिश करी, इनको टिकट नहीं मिली, निर्दलीय चुनाव लड़े, किसी भी प्रकार से इन्होंने जातीय राजनीति करने की अच्छी भरपूर कोशिश करी और करने भी ठीक है। आपको जिस तरह से आपको राजनीति करनी है उस प्रकार से कीजिए, लेकिन
समरावता गांव में जब इनको उस दिन दिखा कि ये एसडीएम अमित चौधरी वहां मौजूद थे, ये वहां उस जर्जर भवन में, ये देखिए आज भी अगर आप मनोज जी देखेंगे उस विद्यालय की भी हालत कैसी थी जिसमें नरेश मीणा घुसे थे। ये उस चीज से बौखला गए क्योंकि ये हार रहे थे और इन्होंने उसी आवेश में आकर एसडीएम, लेकिन या उस समय यूं कहे कि एक चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए एक अधिकारी के थप्पड़ मारा। अमित चौधरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो चुपचाप खड़े रहे क्योंकि उनके पास वैसी अथॉरिटी नहीं है। अरे आज वो आईएएस की मेंस भी पास कर चुके हैं, अच्छे अधिकारी हैं, या अभी उस चीज पर नहीं जाते हैं। लेकिन नरेश मीणा ने वहां उनको थप्पड़ मारने के बाद में जो ऑब्जर्व अपने गांव में, उस गांव में करवाया, वहां आपको अगर याद हो तो उस रात पुलिस वहां पहुंची, बिल्कुल पुलिस के वाहनों के ऊपर पथराव किया गया, वो तकरीबन शायद चिमनियां या पेट्रोल बम बनाए गए और गांव में आग लगाई गई। क्या गांव में आग पुलिस ने लगाई? ये तो सोचने वाली बात है। इन्होंने अपने ही समाज के लोगों को फंसाने के लिए उस गांव में उस रात आग लगवाई, उन लोगों की जान सांसत में डाली, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। ये उस दिन उस गंदी राजनीति को भी उतारू थे। देखो, और उसी दिन राजस्थान की जनता समझ चुकी थी, युवाओं के अंदर जो चली दूसरी जातियों के युवाओं की बात नहीं करें, मीणा जाति के युवाओं की बात भी करें, तो वो भी उस दिन समझ चुके थे कि समरावता में उस दिन वो हुआ, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा थे। पुलिस प्रशासन को भी ये लोग जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, अगर 100% जिम्मेदारी कही जाए तो नरेश मीणा थे। इनको पता था इनको प्रशासन गिरफ्तार करने आ रहा है, ये चाहते तो चुपचाप जाकर अपनी गिरफ्तारी दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को थप्पड़ मारी थी और इनको पता था, क्योंकि इनके ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज है, तो इनको तो पता था कि इनके साथ ऐसी कार्रवाई होनी है। बिल्कुल, इसके बावजूद ये गांव में दुबक के बैठे रहे। मैं कहता हूं इनको, ये दुबक के बैठे रहे, ये इनकी कायरता की निशानी भी है। डरे ही है, इनको डर लगा कि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, और इनकी राजनीति खत्म हो गई। आज इन्होंने जो कृत्य किया है शहीद स्मारक पर बैठकर, उन शहीदों की आत्माओं के साथ, उन बालकों की आत्माओं के साथ, वो जो बच्चे जिन्होंने कुछ दिन अपने प्राण दे दिए, उन बच्चों की आत्माओं के साथ, और उन गरीब मजलूम माँ बाप के साथ। कहाँ है वो माँ बाप? क्या आपको किसी एक की भी कोई मीडिया के अंदर कुछ दिखाई दिया? वहां नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लगवाए इस व्यक्ति ने। शर्म की बात है, राजेंद्र गुड्डा ने राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद के नारे लगवाए। इनको शर्म नहीं आई? ये जिस चीज के लिए आए, क्या ये प्रशासन की बात कर सकते थे? लेकिन ये बकरियां लेकर आए, इन्होंने सारे तामझाम की। मेरी नजर में की खत्म है राजनीति। अब संजय, इसकी नरेश मीणा की राजनीति पे आ गई। एनएसयूआई से ये चुनाव लड़ते हैं, छात्र राजनीति के दौरान महासचिव बनते हैं। इसके बाद में ये राजनीति में पूरी तरह से फ्लॉप नजर आते हैं। ठीक है, इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी का एक अनुशासन होता है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है किसे टिकट दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए। लेकिन ये वहां भी बगावत करते हैं, नेताओं के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हैं। शुरुआती राजनीति के टाइम में ये किरोड़ी लाल मीणा के भी काफी नजदीक रहे, इनको छोटा किरोड़ी भी कहा जाता था। तो इनकी राजनीति भी कुछ इस हिसाब की नहीं रखती कि इनकी इतनी उम्र हो गई कि ये कुछ परिपक्वता दिखाते। इन्होंने नासमझी, हुड़दंगी का इनका रवैया लगातार रहा, और जनता ने भी स्पष्ट रूप से, जो इनको परिणाम रहे इनके चुनाव में, वो भी स्पष्ट रूप से ये नजर आता है कि जनता ऐसे नेताओं को नहीं चाहती, वो उनको नकारती है। बिल्कुल, इनके राजनीतिक करियर को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए सर, वही तो बात है। सबसे पहले तो मैं इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करता हूँ। ये यूनिवर्सिटी में महासचिव रहे, बीए से आगे उनके पास डिग्री नहीं है। उन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करके खत्म कर दिया। चलिए, वो व्यक्तिगत राय होती है कि मुझे इतना ही पढ़ना है, लेकिन उसके बाद से अगर इनका राजनीतिक करियर आप देखेंगे तो उसके अंदर अपरिपक्वता नहीं, वो ऐसा है कि आप हैं ही नहीं। चिल्लाने वाले लोग आपको खूब मिल जाएंगे, और ये राजनीतिक परिवार से आते हैं। अगर आप इनकी तय को देंगे तो शायद आपने, बिल्कुल, इनके पिताजी सरपंच रहे हैं, माताजी भी हैं, और इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी शायद राजनीति में है। तो इनका जो मामला है, इनको आप अगर एक हिसाब से राष्ट्र राजनीति में देखें तो चलिए, राहुल गांधी इनसे अच्छे खासे परिपक्व है, इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन कमोबेश वैसा ही है। आपको ये नहीं पता कि कहाँ क्या बोलना होता है, आपको ये नहीं पता कि आंदोलन किस तरह करने होते हैं, आपको ये नहीं पता कि किस मुद्दे की संवेदना कैसी है, किस अधिकारी के साथ कैसा पेश आया जाता है, सरकारों के साथ कैसा पेश आया जाता है, आम जन के साथ कैसा पेश आया जाता है।
समाज के साथ कैसा पेश आया जाता है। किरोड़ीलाल मीणा की जैसे आप बात कर रहे हैं कि नहीं छोटा किरोड़ी कहा जाता था, किरोड़ीलाल मीणा का दर्द उस दिन झलका। उस दिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था आदिवासी समुदाय का, और वहां किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि मैं उनसे मिलने जेल भी गया और इनको चुनाव भी भाजपा ने लड़वाया। ऐसा किरोड़ीलाल मीणा ने इशारों इशारों में कहा कि नरेश मीणा को चुनाव भाजपा ने लड़वाया। उसके बावजूद किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ कल परसों उन्होंने क्या बयान करा? हाँ, मैं उसी पे आना चाह रहा था कि इन्होंने उन पर बहुत आपत्तिजनक बातें कही, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, ऐसे नेता के खिलाफ जिन्होंने आपको राजनीतिक सीढ़ी मुहैया कराई, मंच दिया। मंच दिया। हाँ, तो मतलब इन्होंने उस चीज का एक हिसाब से फायदा तो पूरा उठा लिया। किरोड़ी जी के पीछे खड़े होकर इन्होंने फायदा पूरा उठाया। मीणा हाईकोर्ट से लेके ये देवली उनियारा हर जगह चारों तरफ घूमे, लेकिन दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। ये बामनवास और जो नमोनारायण मीणा जी का परिवार है, हरीश मीणा जी, वो सब है, उधर भी ये रहना चाहते हैं, किरोड़ीलाल मीणा के साथ भी रहना चाहते हैं, और एक तरफ अपने आप को भी छत्रप बनाना चाहते हैं कि मैं वैसा कुछ बन जाऊं। तो सर, कहने की बात यह है मनोज जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं राजनीति ने आपको ज्यादा आके नहीं जाने देती। राजस्थान में ऐसे कई नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि मैं ही कर लूं जो कुछ कर लूं, वो लोग ज्यादा आगे नहीं जाते। और आज जैसा आप देखें राजनीति का, अगर इनको पढ़ेंगे, पढ़ना तो चलो ठीक है, क्या ही पढ़ेंगे, पर अगर आप इनको देखेंगे, इनको जो कोई अगर मीणा समाज के युवा या दूसरे युवा भी इनको फॉलो कर ले कि ये बहुत अच्छे राजनेता हैं, ये राजनेता नहीं है। ये वो खत्म लोग हैं जिन्होंने 4 सुनी सुनाई बातें ली और ये तय कर लिया कि इस तरह से कुछ कर लेते हैं। और चूंकि भोले भाले लोगों को बरगलाना थोड़ा आसान है। सबसे बड़ी बात तो ये पूछी जाए ना इनसे कि इनकी राजनीति ऐसी देख लो ना, जिन बच्चों के लिए इन्होंने धरना दिए, इन्होंने उसके बाद जेल से आने के बाद कितने स्कूलों का दौरा किए, कितने विद्यालयों में गए, और कहीं नहीं, आदिवासी समुदाय के कितने विद्यालयों में आप गए और आपने वहां बातचीत करी कि ये विद्यालय जर्जर है, इसकी क्या बात चल रही है, यहाँ बच्चों को मत बैठाओ, अभी वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्या किताबें हैं या नहीं है, आप प्रशासन के पास कितनी जगह गए? आपको नेता बनना है, लेकिन आपने क्या किया? आपने उन भोले भाले 6-7 आदिवासी परिवारों को बरगलाया, कहा कि आपको प्रशासन से जो मदद मिली है उसके बजाय हम आपको 1-1 करोड़ रुपए दिलवाएंगे, ये ऐसा कुछ कहकर लाए हैं कि हम दिलवाएंगे, हम गारंटी। आपने क्या दिया? वहां यूनिवर्सिटी, पूर्व यूनिवर्सिटी अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी गए, उन्होंने अपनी मत से जो कुछ दिया, दूसरे लोग भी गए, गोविंद जी डोटासरा भी गए, उन्होंने भी दिया, सरकार भी गई, उन्होंने भी मदद करी, प्रशासन ने जो दिया, बाकी लोगों ने भी अपनी मदद। आपने क्या दिया? बिल्कुल, आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। आज आपने जो यहाँ जो नंगा नाच किया, वो बकरियां आप धरना स्थल पर लेकर आए, उन गरीबों का मजाक प्रशासन ने नहीं, नरेश मीणा ने उड़ाया कि देखो, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो भी बकरी पालक है, जो भी पशुपालक है, वो सारे ही मतलब उनका जीवन ही नहीं चल रहा है, वो तो एक हिसाब से द्वयम खर्चे का कार्य कर रहे हैं। यही कहना चाह रहे थे कि बकरियां क्यों दे दी? अरे एक पशुपालक को पशु में नहीं मिलेंगे तो क्या अगर धनराशि ही सब कुछ है? प्रशासन का उसके पीछे का कुछ विजन रहा होगा, लेकिन इनकी राजनीति उतना समझ लीजिए ना, ये बिल्कुल नहीं समझ पाए, और ये यहाँ जयपुर आ गए और चिल्लाने लग गई। ये आप इस चीज का ध्यान देना, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं वहां। संजय, मेरा अगला सवाल भी एक काफी महत्वपूर्ण है कि नरेश मीणा की एक बहुत लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, युवा लोग उन्हें काफी फॉलो करते हैं, लेकिन और ये बार बार इस तरह से प्रचारित करते हैं कि ये गरीब परिवार से आते हैं, लोगों के बीच संघर्ष करते हैं। चूंकि हम इस पेशे से हैं तो हम काफी तह तक जाते हैं, रिसर्च करते हैं। आपको बता दूं, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि इनके पिता 3 दशक तक सरपंच रहे, वर्तमान में इनकी माताजी सरपंच ने, इनकी पत्नी जिला परिषद सदस्य है। ऐसे में आप बताइए कि उन युवाओं के सामने इनका असली चेहरा कैसे उजागर हो, जो ये सोच रहे हैं कि ये तो गरीब परिवार से आते हैं, इन्होंने कोई बहुत सारा संघर्ष देखा है अपने जीवन में और संघर्ष करके ये राजनीति बना रहे हैं, इनके पास ना कोई पैसा है, ना कोई ऐसा बैकग्राउंड है, तो इसके ऊपर थोड़ा पर्दा उठाइए। देखिए, राजनीति में इनका परिवार लंबे समय से है,
अच्छे खासे पैसे हैं। चुनावी हलफनामे में इन्होंने 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति का ब्यौरा दे रखा है। तो पैसे की बात और गरीब परिवार से आने वाली बात आप भूल जाइए कि गरीब परिवार से आते हैं, अच्छे खासे कपड़े पहनते हैं, उनसे ही पता लग जाता है आदमी कितना क्या गरीब है क्या नहीं है। और जिस प्रकार से ये अट्टहास कर रहे थे, आज अगर अभी आप वीडियो देखेंगे ये हंस रहे थे, ये और राजेंद्र हुड्डा दोनों हंस रहे थे। आप इनको देख पाएंगे कि इनकी जो फैन फॉलोइंग जो आप बता रहे हैं मीणा युवाएं, वो मीणा युवा भी इनको अच्छे तरह से समझते हैं या समझ चुके हैं। इनको तकरीबन 30-34 हजार वोट मिले उस दिन। वो उस कांड के बाद एक उपजा जनमानस का वो विद्रोह स्वरूप था कि आपने किसी को बंदी बना लिया है या कुछ गलत हुआ है ऐसा कुछ। बाकी आज अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे या आज इनके साथ जो आई भीड़ देखेंगे, उसमें कुछ परिवार लगभग जो बाकी जो भी लोग ये लेके आए वो सारे कैमरे लेके आए, कोई भीड़ नहीं आई इनके साथ। ठीक है। दूसरी चीज, इनकी जो यात्रा चल रही थी उसमें भी ये गांव दर गांव घूम रहे थे और ग्रामवासी उत्साहित होते हैं, किसी भी युवा को देखकर उत्साहित होते हैं कि ऐसा कुछ करेगा समाज के लिए। लेकिन उन लोगों ने देख लिया कि ये बार बार एक ही राह पर है। समरावता कांड, उसके बाद पिपलोदी गांव के बाद अंदर हादसे के बाद अस्पताल में बैठना, एम्बुलेंसों का रास्ता रोकना, आज ये कृत्य करना। इससे पहले मैंने जैसे बताया चोरी, जुए का मुकदमा, जुए का मुकदमा खतरनाक है। और बाकी 22 मुकदमे अन्य, मारपीट, हत्या, हमले, हत्या के प्रयास, ये जितने भी जिस प्रकार के मामले हैं। और दूसरी बड़ी बात, चुनावी हलफनामे से उन चीजों को छुपाना भी। इन्होंने पूरा ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरे ऊपर इस धारा के या इस तरह के मुकदमे दर्ज है। तो युवा इनको अच्छे से समझते हैं कि, और जो पढ़ा लिखा युवा है, जो समझदार युवा है, जो जागरूक युवा है, उसे पता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार की राजनीति और क्या ही राजनीति कर रहा है, वो सब समझते हैं। और मीणा समाज में खासकर बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे आ चुके हैं, बहुत ऊपर तक मतलब, और समाज को सही दिशा में ले जाने वाले लोग हैं। और उन लोगों ने एक ही आह्वान कर रखा है कि एक व्यक्ति के पीछे समाज को मत बांधो, एक व्यक्ति जो बार बार गलत राह पर चल रहा है उसके पीछे मत खड़े हो। जो व्यक्ति अपने आप को समाज के मसीहा के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है, बनना चाह रहा है, उसके अंदर चाहे काबिलियत हो या नहीं हो, वो मसीहा बनना चाह रहा है, उसके पीछे न जाएं। युवा ये चीज अच्छे से समझें। मेरा भी उनसे यही है, सिर्फ मीणा समाज के युवाओं से नहीं, बाकी युवाओं से भी। हनुमान बेनीवाल के समर्थक भी इनके साथ हैं, राजेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मेरे वाले समर्थक भी आज इनके साथ हैं, कि हम ऐसा कुछ कर देंगे, संघर्ष कर लेंगे। हर व्यक्ति का अलग संघर्ष होता है, अलग प्रकार की विचारधारा होती है। इनकी न कोई विचारधारा है, इनका न कोई क्या कहते हैं कि वो विजन है आगे का, लाइफ के अंदर आगे क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है। क्योंकि विजन होता, जैसे आज ही की घटना देखिए, विजन होता तो ये जो नीच हरकत इन्होंने करी ये नहीं करी। तो विदाउट विजन के नेता के पीछे जनता नहीं जाती। कुछ दिनों के अंदर जनता को समझ आ जाता है। बिल्कुल। ये बार बार इसीलिए फड़फड़ा रहे, भले फड़फड़ाए, उसके बाद फिर जेल से बाहर आती है, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि चुनाव आते आते इनका पॉलिटिकल माइलेज खत्म हो जाएगा। और आज वो खत्म हो गया। बिल्कुल। आज इन्होंने जिस प्रकार से उन मासूमों की मौत के ऊपर जो राजनीति करने की कोशिश करी, आज इनका शायद आज के बाद इनकी पारी समाप्त है। संजय, उसी जगह नरेश मीणा के साथ ही आज एक और व्यक्ति भी मंच साझा कर रहा, राजेंद्र बूढ़ा। वो भी इसी तरह की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। उनके बारे में बताइए कि ऐसी क्या इनमें समझौता हुआ कि वो नरेश मीणा के साथ मंच साझा करने आए। गहलोत सरकार में वो थे, अब ये नरेश मीणा के साथ जुड़े हैं, वो भी वहां हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उनकी राजनीति को किस तरह देखते हैं और वो क्या ऐसा हासिल करके गए आज? मनोज जी, जो नेता चुनाव हार जाते हैं, जिन नेताओं की राजनीति खत्म होने की कगार पर होती है, वो नेता अपने आप को किसी भी प्रकार से सुर्खियों में बनाना चाहते हैं। राजेंद्र हुड्डा को पक्का पता था ऐसा एक मामला अगर नरेश मीणा जयपुर लेकर आते हैं, राजेंद्र हुड्डा उसमें शामिल होते हैं, थोड़े बहुत मीडिया कर्मियों को बुलाया जाता है, तो फ्रंट पेज पर या यूं कहें थोड़ी दूर उनकी एक वीडियो बनेगी, उनके बाइट आएंगे और उसके बाद वो रेलेवेंट बने रहेगी। राजेंद्र हुड्डा भी वही जातिगत राजनीति करते हैं। बिल्कुल। वो
सलंग एक जाति के खिलाफ जहर उगलते हैं, जाट समाज के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं कि जाटों के कलेक्टर हैं, जाटों के विधायक हैं, दोनों तरफ से जाट कैंडिडेट है, वो वो बोलते रहते हैं। वो चलो वो उनकी राजनीति है। उसके बाद में अगर देखें तो वो खुद के समाज के अंदर भी वो कितने हैं, आप उनको देख लीजिए। वसुंधरा राज्य के खिलाफ उनके आप बयान सुनिए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी के खिलाफ उनके बयान सुनिए। वो एक महिला के लिए जितना नीचे गिर सकते हैं वो गिरते हैं। अगर आपने देखा हो राजेंद्र हुड्डा पिछले दोनों झुंझुनू चुनाव लड़ने चले गए, जहाँ कोई लेना देना ना, बिल्कुल उदयपुर वाटी में वो स्वयं हार गए तीसरे नंबर पर, और वो झुंझुनू पहुंच गए चुनाव लड़ने के लिए, मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं यहाँ से जीत के निकलूंगा। किससे पैसे खाए किससे नहीं खाए उस बात पे नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी भी राजनीति कमोबेश इसी प्रकार की है। उन्हें भी वो अंदाजा, बसपा से चुनाव लड़े, राजकुमार शर्मा के साथ मिलके, फिर कांग्रेस में आए, डील करी, मंत्री बने, 5 साल राज किया, फिर दोबारा गए, दोबारा चुनाव लड़ा, दोबारा जीते। वही जातिगत समीकरणों के आधार पर जातियों को बांटा आपस में, कई लोगों को तोड़ा, पैसे बांटने के आरोप भी इन चुनाव में है। उदयपुर वाटी की जनता अच्छे खासे समझती है। मैं स्वयं भी उदयपुर वाटी विधानसभा का निवासी हूँ, मुझे पता है कि कैसा क्या है। लेकिन आज वो उनका यहाँ आना और नरेश मीणा के साथ जो आप उनकी राजनीति जोड़ रहे हैं, बिल्कुल कमोबेश वैसी ही है। नरेश मीणा विधायक का चुनाव या मंत्री नहीं बन पाए, ये बन चुके हैं, लेकिन इनके बयानात अगर आप सुनेंगे, इनके विचार अगर आप सुनेंगे, बराबर से हंस रहे थे। राजेंद्र हुड्डा आज हादसे के ऊपर वो जो ये बकरियां पकड़ के लाए, उनको पकड़ के अरे कोई इसकी जेवड़ी पकड़ लो, और उनके ऊपर हंस रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे। राजेंद्र हुड्डा ने अपनी राजनीति को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए इस स्टेज का उपयोग किया है। उन्हें न नरेश मीणा से कोई वो है और न उन्हें किसी और चीज से कोई मतलब है। ये नरेश मीणा के पास भी गए थे शायद, वहां जब नरेश मीणा बाहर आए थे या कोई आंदोलन कर रहे थे, उसके अंदर भी राजेंद्र हुड्डा ने इनके साथ पहले भी मंच साझा किया पिछले कुछ दिनों में। इनको सिर्फ फुटेज चाहिए, कैसे भी करके ये जिंदा रहे, क्योंकि इनकी पीछे का जो ग्राउंड है वो खिसक चुका है। लोग असली रूप पहचान जाते हैं, थोड़े सालों के बाद खत्म हो जाता है, ये वैसे ही, और इनको भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और आज वो हंसना मुस्कुराना, बच्चों की तस्वीरों के आगे जूते लेकर खड़े होना, और वहाँ शहीद स्मारक के ऊपर ऐसा करना कि अरे ये बकरी यहाँ क्या कर रही है, जूते मत, ये ऐसा करो वैसा करो, वो जो सब कर रहे थे वो वैसा ही सब कुछ। तो साथियों, राजनीति शायद अब ऐसा ही रूप हमें देखने को मिलेगा, हमें अटल जी वाली राजनीति देखने को शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि राजनेता ऐसे ही हैं और इनके समर्थकों को भी ऐसे ही नेता चाहिए जो हुड़दंग करें, कानून को अपने हाथ में लें और शोर मचाते फिरे। लेकिन हमारा काम है आपको सच से रूबरू कराना, और ऐसे लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को बर्बाद करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करते रहे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई बहस, एक सार्थक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और धन्यवाद हमारे मित्र संजय मूड का इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।